हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकार यादव, कैरेन स्टडी विद ओम अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विमोचित 2 पुस्तक, ठीक है, न्याय के 4 साल, और आज हम डिस्कस करेंगे कि न्याय के रास्ते सबके वास्तव के बारे में, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले न्याय के रास्ते सबके वास्तव के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इस जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर सीधे तौर पर किस तरीके से पीएससी और व्यापम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके क्रम पर आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से आपके करंट अफेयर के तौर पर आपको देखने और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 3 सितंबर से लगभग जनरली हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या रही है, उसमें आपको ये देखने में समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ के 5 जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, 5 जो संख्या हुई थी, जैसे कि हम ये बात समझ पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले 28 जिले थे, ठीक है, जिसमें 28वां जिला था आपका पेंड्रा, गोरेला और मरवाही। ठीक है, ये 28वां जिला था। उसके बाद 29वां जिला बना आपका मानपुर, मोहेला। 30वां जिला आपका, याद रखिएगा, 30वां जिला आपका सारंगढ़। 31वां जिला आपका खैरागढ़। 32वां जिला आपका मनेन्द्रगढ़ और 33वां जिला आपका सक्ती बना। ठीक है, तो इस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा 5 नए जिले बनाए गए। ठीक है, जिसमें को याद रखिएगा 29, 30, 31, 32 और 33। लेकिन याद रखिएगा कि 28वां जिला भी पेंड्रा, गोरेला, मरवाही जो है ये कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आप ये इसका लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये आपका गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये आपका सक्ती, यहीं पर आपको मिलेगा सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, और मानपुर, मोहेला, अंबागढ़ चौकी, और साथ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और इसके बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रारंभिक मानचित्र व्यवस्था थी उसमें कुछ परिवर्तन हुए। ठीक है, और इसी परिवर्तन के साथ याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट जिला, ठीक है, यानी सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कोरबा, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कोरबा हुआ, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपका मनेन्द्रगढ़ है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है, और कोरबा जो ये आपका जिला है ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, मैं आपको कुछ क्रम बिंदु बता दूं इसमें। तो देखिएगा, क्रम बिंदु के तौर पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो करंट, जो पूरा का पूरा करंट है, ठीक है, यानी कि हम घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको कौन कौन से बिंदुओं पर मुख्यतः पढ़ना होगा या जानकारी होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कृषि विभाग, उद्यानिकी, मछली पालन विभाग। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे कृषि विभाग, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, मछली पालन विभाग, पशुधन विकास विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इन सारे बिंदुओं पर हम योजनाओं के क्रम को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि स्वास्थ्य के बाद आपके स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामोद्योग विभाग। ठीक है, और उसके अलावा देखिएगा आप ग्रामोद्योग, राजस्व विभाग, जनसंपर्क विभाग, परिवहन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उच्च शिक्षा एवं कौशल विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं शासकीय सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर। ठीक है, इन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि लगभग एग्जाम से पहले इन सभी मुद्दों पर हम मुख्य बिंदुओं पर बात कर सकें। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम कृषि विभाग के तौर पर देखें तो
राज्य में जो कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है, ठीक है, राज्य के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग है, इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं जिनको राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, जो कि किसान या कृषक विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो इन मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे। अब आपको यहां पर करना क्या है, देखिए आप सामान्य तौर पर दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियोस को लगातार देखें और हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं इसके साथ कि आप इस वीडियोस को प्ले करके आप लगातार इसे सुनते रहें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको इस न्याय के वास्ते, ठीक है, जो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विमोचन पुस्तक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, देखिएगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और इसके अंतर्गत देखिएगा सबसे पहले इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य में देखेंगे आप तो लगभग इसमें 4 से 5 उद्देश्य रखे गए हैं, जिसमें फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना, फसल का क्षेत्राधन उत्पादकता में वृद्धि, फसल के कास्ट लागत के प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करना। ठीक है, कृषकों को कृषि में अधिक निवेश हेतु प्रोत्साहन करना और कृषकों को कृषि के लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए राज्य की जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता को वृद्धि में लाना। ठीक है, तो मुख्यतः देखिए 4 से 5 पॉइंट है इस पे। अब देखिएगा इसकी जो पात्रता है वो क्या है, तो पात्रता को समझिएगा कि समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषकों योजनाओं को लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है, तो पात्रता के तौर पर देखिएगा 3 से 4 बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगा इस पे। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे, ठीक है, कि भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करना, और साथ ही साथ देखिएगा भूधारक कृषक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तो यह याद रखिएगा कि जो भी संस्थागत भूधारक कृषक हैं इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। ठीक है, रेगहा बटाईदार पट्टाधारी कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे, याद रखिएगा। संबंधित मौसम में भूया पोर्टल से संधारित गिरदावरी, ठीक है, याद रखिएगा, गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अंकित फसल व रकबे में से जो भी कम हो उक्त फसल व रकबे को आदान सहायता राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा इसके अंतर्गत कृषकों को आदान सहायता, ठीक है, राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा देखिएगा अपंजीकृत कृषकों को योजना अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहां पर सीधी सी एक बात याद रखिएगा कि जो भी कृषक इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराता है या फिर पंजीकृत कराना होता है वही इसका केवल पात्रता धारक होगा। ठीक है, अब लाभ देखते हैं, तो लाभ में बस 2-3 बातें याद रखिएगा। कारण क्या है, लाभ के तौर पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा इस योजना के गत खरीफ फसल 2021 में धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो, कुटकी, सोयाबीन, अरहर और गन्ना के उत्पादक कृषकों के प्रति वर्ष जो राशि दी गई है उस राशि में याद रखिएगा 9,000 रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, 9,000 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि वह धान के बदले कोदो, कुटकी, याद रखिएगा, यदि धान के अलावा वो उसके बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन और सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, ठीक है, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ जो है ये 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। और वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्षों तक आदान सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद आता है आपका गोधन न्याय योजना। ठीक है, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत देखिएगा कि गोधन न्याय योजना में उद्देश्य है पशुपालकों की आय में वृद्धि, पशुधन विचरण, खुली चराई पर रोक और जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी लाना। ठीक है, खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा, द्विफसली क्षेत्र विस्तार करना, स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता, स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर, भूमि की उर्वरकता में सुधार और विष रहित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं सुपोषण। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ये सारे गोधन न्याय योजना के अंतर्गत उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हितग्राही पात्रता में देखिएगा, तो हितग्राही जो पात्रता होंगे वो कौन कौन होंगे इसके अंतर्गत देखिएगा।
यहां पर देखिएगा हितग्राही पात्रता में गौवंशी और भैंसवंशी पशुपालक, ठीक है। आप इस वीडियो को केवल प्ले करके 1 से 2 बार सुनेंगे तो लगभग आपको इसमें कुछ फैक्ट्स मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 9,000 और 10,000 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा कि इसमें हितग्राही जो होंगे वो कौन होंगे, गौवंशी और भैंसवंशी पशुपालक, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी, यह है मिलने वाले लाभ के अंतर्गत, ठीक है। पात्रता तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। तो पशुपालकों को से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी से पशुपालकों को अतिरिक्त आय मिलेगी। क्रय गोबर से कंपोस्ट एवं अन्य उत्पादों के निर्माण द्वारा स्व सहायता समूह को रोजगार देना, ठीक है। कृषकों को गुणवत्ता युक्त जैविक खाद उचित मूल्य में उपलब्ध कराना। वर्मी कंपोस्ट का न्यूनतम रूप रखा गया है 10 रुपए प्रति किलोग्राम, सुपर कंपोस्ट का 6 रुपए प्रति किलोग्राम और सुपर कंपोस्ट प्लस का 6 रुपए 50 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम है। तो ये तीनों क्रम याद रखिएगा, जिसमें वर्मी कंपोस्ट 10 रुपए है, सुपर कंपोस्ट 6 रुपए है और सुपर कंपोस्ट प्लस जो है 6 रुपए 50 पैसे है। जैविक खाद विक्रय पश्चात लाभांश राशि में गौठान समिति को 15% और स्वयं सहायता समूह को 85% दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा जैविक खेती मिशन, याद रखिएगा जैविक खेती मिशन। देखिएगा जैविक खेती मिशन के बारे में बात करें तो सीधा सा आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जैविक खेती जो मिशन है इसके अंतर्गत राज्य में जैविक खेती द्वारा लागत में कमी, टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करना, प्रामाणिक जैविक खेती को बढ़ावा देना, जैविक उत्पादन प्रणाली में कृषकों का क्षमता का विकास करना, ठीक है। अब इसमें पात्रता क्या है, चयनित क्लस्टर में सम्मिलित सभी वर्ग एवं श्रेणी के कृषक, ठीक है। तो याद रखिएगा चयनित क्लस्टर में सम्मिलित सभी वर्ग, ठीक है, जितने भी वर्ग कृषक वर्ग हैं, जितने भी चयनित क्लस्टर में शामिल होंगे उन सभी वर्गों में और सभी श्रेणी के कृषक इसमें शामिल हो जाएंगे। तो देखिएगा इसमें देखिएगा लाभ क्या होगा, जैविक कृषकों को 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जैविक कृषकों को 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैविक कृषकों को राज्य के बाहर 10 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण दिया जाएगा। तो देखिएगा इस क्रम को थोड़ा सा, और इसके बाद देखिएगा जैविक कृषि तकनीकी पर फसल प्रदर्शन 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा जैविक खेती मिशन के अंतर्गत 10,000 रुपए प्रति एकड़ जो है यहां पर प्राप्त होगा। जैविक क्षेत्रों में सामूहिक जैविक प्रमाणीकरण हेतु अनुदान जो है ये 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, ठीक है, 3 वर्षों तक दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा जैविक खाद या कंपोस्ट उत्पादन इकाई की स्थापना, ठीक है। तो देखिएगा नाडेप टांका लागत का 50% या 4,000 रुपए जो भी कम हो, वर्मी कंपोस्ट लागत का 50% या 8,000 रुपए जो भी कम हो उसका जैविक खाद कंपोस्ट की इकाई को स्थापना के लिए दिया जाएगा। और इसके बाद देखिएगा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष प्रदेश में जिला स्तर पर जैविक किसान मेला या सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना, ठीक है। तो देखिएगा कृषि यंत्र का उद्देश्य देखिएगा राज्य में उन्नत कृषि मशीनों यंत्रों से कृषि कार्य को प्रोत्साहन, आर्थिक रूप से पिछड़े कृषक जो प्रत्येक कार्य हेतु पृथक मशीन यंत्र क्रय करने में समर्थ नहीं है उन्हें किराए पर उन्नत कृषि मशीनें यंत्र उपलब्ध कराना, निजी क्षेत्र में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्तर पर कृषकों को रोजगार अवसर प्रदान करना, ठीक है, उपलब्ध कराना। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर देखिएगा इसके अंतर्गत पात्रता देखिएगा तो निजी क्षेत्र के इच्छुक कृषि उद्यमियों स्वयं सहायता समूह कम से कम 5 सदस्य के होने चाहिए। पंजीकृत सहकारी समितियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे हम कहते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति, विपणन समिति, कृषि स्नातक, कृषि इंजीनियरिंग आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि सामान्य क्षेत्र के आवेदक को न्यूनतम 25 लाख रुपए, ठीक है, न्यूनतम 25 लाख रुपए, सामान्य क्षेत्र के आवेदक को न्यूनतम 25 लाख रुपए के कृषि उपकरण एवं मशीन क्रय करने पर 10 लाख रुपए तक के अनुदान राशि क्रेडिट लिंक्ड बैंक इनडेट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो यहां पर 2 आंकड़े याद रखिएगा कि कृषि यंत्र समिति के क्रम पर जो भी सामान्य क्षेत्र का आवेदक होगा उसे न्यूनतम 25 लाख रुपए के कृषि उपकरण खरीदने पर 10 लाख रुपए तक का अनुदान राशि दिया जाएगा। उप योजना के क्षेत्र के आवेदक के रूप में न्यूनतम 25 लाख रुपए अथवा 15 लाख रुपए तक की कृषि उपकरण मशीन क्रय करने पर क्रमशः 10 लाख रुपए तक का और साथ ही साथ 7.5 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक इनडेट सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसी क्रम में देखिएगा उप योजना क्षेत्र के आवेदक को हाँ यहां पर देखिएगा स्ट्रॉ रीपर, स्ट्रॉ बेलर, मल्चर में से कोई एक यंत्र क्रय करने पर लगभग 25, ठीक है, यानी 0.25 लाख रुपए एवं हैप्पी सीडर पर 0.25 लाख रुपए, इस प्रकार कुल राशि लगभग 50,000 रुपए तक अतिरिक्त अनुदान दे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा शाकंभरी योजना। देखिएगा शाकंभरी योजना के तहत यहां पर याद रखिएगा शाकंभरी योजना जो है उद्देश्य है सिंचाई संसाधनों का विकास करना। ठीक है, उद्देश्य क्या है? सिंचाई संसाधनों का विकास करना सभी श्रेणी के लघु और सीमांत कृषियों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अब लाभ क्या है? कूप निर्माण हेतु अधिकतम इकाई में लगभग 34,200 रुपए अथवा वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो अनुदान दे है। विभिन्न स्थानों पर भूमि के प्रकार जैसे कड़ी चट्टान, कछारी भूमि, कूप के आकार के आधार पर इकाई लागत तय होगी। इसमें 0.5 से लेकर 5 हॉर्स पावर तक की, ठीक है, 5 ISI मार्क सिंचाई पंप जैसे डीजल, विद्युत, पेट्रोल, ओपन वेल, सबमर्सिबल पंप पर वास्तविक लागत का 75% अथवा अधिकतम राशि 16,875 रुपए अनुदान देने का प्रावधान है। याद रखिएगा, ऐसे कुछ फैक्ट्स को बहुत अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा किसान समृद्धि योजना। ठीक है, तो देखिएगा किसान समृद्धि योजना के तहत उद्देश्य है प्रदेश में उपलब्ध भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग एवं फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं फसल संग्रहणता में वृद्धि करना। ठीक है, किसान समृद्धि योजना जो है ये किस पर काम कर रहा है? भूजल का नलकूपों द्वारा समुचित उपयोग करना या फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर उत्पादकता और फसल की सघनता में वृद्धि करना। ठीक है, देखिएगा सभी श्रेणी के कृषक जो है इसमें शामिल होंगे और नलकूप खनन, पंप प्रतिस्थापन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को अधिकतम 43,000 रुपए, याद रखिएगा 43,000 रुपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषकों को अधिकतम 35,000 रुपए और तथा सामान्य वर्ग के कृषकों को अधिकतम 25,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अनुसूचित जाति यानी ST SC वर्ग के कृषक जो होंगे उनको 43,000 रुपए, ओबीसी वर्ग के कृषकों को 35,000 रुपए और सामान्य वर्ग के कृषकों को 25,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा एक्सटेंशन रिफॉर्म या आत्मा योजना। ठीक है, तो देखिएगा आत्मा योजना के तहत एक्सटेंशन रिफॉर्म या आत्मा योजना जो है इसको याद रखिएगा उद्देश्य है कृषि एवं संवर्गित क्षेत्र, उद्यानिकी, पशुपालन, वानिकी, रेशम पालन, सहकारिता विभाग, कृषि विश्वविद्यालय एवं स्वयंसेवी संस्थान, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, कॉर्पोरेट्स एवं इनपुट डीलर्स इत्यादि सहभागिता एवं समन्वय द्वारा कृषकों का समग्र विकास करना। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा देखेंगे एक बार। और कृषक प्रशिक्षण में देखिएगा अधिकतम 7 दिन का यात्रावधि सहित राज्य के बाहर जो होंगे प्रति कृषक 1250 रुपए की दर से औसत 50 कृषक दिवस प्रति विकास खंड और राज्य के अंदर प्रति कृषक प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से औसत 100 कृषक दिवस प्रति विकास खंड। जिले के अंदर जो होंगे प्रति कृषक प्रतिदिन 400 रुपए अथवा 250 रुपए की दर से औसत, ठीक है, औसत 1,000 कृषक दिवस प्रति विकास खंड शामिल किए जाएंगे। ठीक है, प्रदर्शन का आयोजन जो है ये कृषि विभाग के तहत है। देखिएगा तो कृषि विभाग जो है प्रति प्रदर्शन 0.4 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 3,000 रुपए धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का हेतु 2,000 रुपए की दर से औसतन 125 प्रदर्शन प्रति विकास खंड शामिल होगा। उद्यानिकी, पशुधन विकास, मत्स्य पालन, रेशम पालन प्रति प्रदर्शन जो है ये 4,000 रुपए की दर से 50 प्रदर्शन प्रति विकास खंड शामिल किया गया है। याद रखिएगा यहीं पर देखिएगा कि आप छोटी छोटी जो फैक्ट्स देख रहे हैं ये फैक्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमको ये देखना होता है कि जो फैक्ट्स निकल कर आते हैं वो क्या क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो देखिएगा कृषक शैक्षणिक भ्रमण जो है अधिकतम 7 दिन में यात्रा अवधि को छोड़कर राज्य के बाहर जो होगा प्रति कृषक प्रतिदिन जो है 1,000 रुपए की दर से औसत 90 मानव दिवस प्रति विकास खंड, राज्य के अंदर जो है 500 रुपए की दर से औसत 160 मानव दिवस प्रति विकास खंड। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा जिले के अंतर्गत प्रति दिन 300 रुपए की दर से औसत 100 मानव दिवस विकास खंड। ठीक है, इन सभी को शामिल किया गया है। अब यहीं पर देखिएगा पुरस्कार के तौर पर हम देखेंगे तो पुरस्कार के तौर पर आपको यहां थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, पुरस्कार के तौर पर याद रखिएगा
कृषि उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कृषकों और समूहों को प्रति वर्ष पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विकासखंड में 5 कृषकों को 10-10 हजार रुपए, प्रत्येक जिले में 10 कृषकों को 25,000 रुपए, ठीक है, और 10 कृषकों को 50-50 हजार रुपए तथा जिले में 5 कृषक समूहों को 20-20 हजार रुपए के रुपए पुरस्कृत किए जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। अब इस योजना के तहत देखिएगा कि ये सिंपल सी बात है, याद रखिएगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना जो है ये मिट्टियों के यानी कि उद्देश्य को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, राज्य के समस्त कृषकों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराकर संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना, यानी मिट्टियों के आपके जो कृषकों की खेत है, खेतों में पाई जाने वाली मिट्टियों के हेल्थ चेकअप से संबंधित है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, समझिएगा। तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण एवं नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, विकासखंड स्तर पर मृदा उर्वरकता मानचित्र एवं उर्वरक अनुशंसा तैयार करना, पोषक तत्व प्रबंधन में मैदानी अमले, प्रगतिशील कृषकों का क्षमता विकास, ठीक है। इसमें पात्रता क्या होंगे, चयनित पायलट ग्राम के सभी श्रेणी के कृषकों को योजना में लाभान्वित किया जाता है। ग्राम चयन में गोठान ग्राम को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत पे याद रखिएगा, अभी इसमें कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं इसमें कि इसमें फैक्ट्स क्या निकल के आते हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका कि प्रत्येक विकासखंड में 5 पायलट ग्रामों के प्रत्येक कृषकों के हर प्रक्षेत्र से मिट्टी नमूना लेकर विश्लेषण उपरांत किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड देने का प्रावधान है, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुशंसा के आधार पर सूक्ष्म तत्वों, जैव उर्वरक, मृदा सुधारकों के उपयोग को प्रोत्साहन हेतु प्रदर्शन आयोजन करने के लिए 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। प्रत्येक पायलट ग्राम में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हेतु विभिन्न फसल अवस्था में चरणबद्ध मेला कैंपेन का आयोजन क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विस्तार के लिए अधिकारी के लिए होगा, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए कितना अनुदान राशि है, 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान राशि तय किया गया है। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए सिर्फ एक फैक्ट याद रखिएगा कि 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है, PMFBY, याद रखिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। यहां पर देखिएगा कि उद्देश्य इसका प्राकृतिक आपदाओं, कीट रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे किसानों की आय स्थिर हो और वे आधुनिक कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना। देखिएगा अधिसूचित फसलें कौन कौन सी इसमें, तो देखिएगा खरीफ में मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द तथा रबी फसल में चना, गेहूं सिंचित और गेहूं असिंचित, अलसी, राई और सरसों हैं। तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत कौन कौन से ऐसे फसल हैं जो इसके अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। तो याद रखिएगा धान के दोनों सिंचित और असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर, मूंग, उड़द, और रबी फसल में जाएंगे तो चना, गेहूं सिंचित और गेहूं असिंचित, अलसी, राय और सरसों, ठीक है। प्रीमियम दर क्या है, 2%, याद रखिएगा प्रीमियम दर जो है वो 2% है, ठीक है। देखिएगा इसके आगे, मौसम खरीफ की अधिसूचित फसलों हेतु सभी कृषकों के लिए बीमित राशि का अधिकतम, मौसम रबी की अधिसूचित फसलों हेतु सभी कृषकों के लिए बीमित राशि का अधिकतम 1.5% होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा प्रीमियम दर जो है मौसम खरीफ के लिए 2% है और रबी फसल के लिए 1.5 है। बीमा इकाई जो है सभी फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिएगा फसली क्षेत्र क्या होंगे, खरीफ और रबी सभी फसलों के लिए बीमा इकाई का स्तर जो होगा वो न्यूनतम 15 हेक्टेयर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर छोटे छोटे जो कुछ पॉइंट्स है वहां पर थोड़ा क्लियर करेंगे। तो देखिएगा फसल कटाई प्रयोग की फसलवार संख्या जो है ये 4 फसल कटाई प्रयोग आयोजित किए जाएंगे। अधिसूचित फसलों की क्षति स्तर जो होगी वो 90% के तौर पर देखा जाएगा। तो देखिएगा मौसम खरीफ धान सिंचित जो है ये 90% से समस्त अधिसूचित फसल में 80% होगी। यानी अगर धान सिंचित क्षेत्र के फसल का नुकसान होता है तो 90% को चेक किया जाएगा, और अगर उसके अलावा कोई और भी फसल होंगे तो 80% तक इसमें देखा जाएगा। और मौसम रबी में
चना जो है ये 90% में आता है और शेष समस्त अधिसूचित फसल जो है ये 80% में शामिल होंगे। ठीक है, पात्रता याद रखिएगा, ऋणी किसान का फसल बीमा अनिवार्य है, जबकि अऋणी किसान ऐच्छिक रूप से अपना बीमा करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग कल जो है उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग पर डिस्कस करेंगे और इसके संबंधित योजनाओं को देखेंगे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।